हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई नो मैंने जो बात करी थी उसमें हम 3 दिन पीछे चल रहे हैं। 3 दिन से आपके पास में कोई भी अपडेट नहीं है एंड एवरीबडी मस्ट बी थिंकिंग कि आई डोंट नो मैम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं, या जस्ट मैम ने वीडियो बना के छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हम लोग जो हमारे चैनल है उसके लिए हम लोगों ने पूरा जो रूटीन होता है, कहते हैं ना कि आपको एक टाइम टेबल, जो टाइम स्केड्यूल होता है, कैसे कब कौन सी क्लासेस आएगी, वो सारी चीज़ें हमने उस पर बात करी। तो और वैसे भी कहा जाता है ना, युद्ध पे जाने से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है, तो बस यही एक युद्ध है और हम उसी की तैयारी में व्यस्त हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल मैनेजमेंट 360 डिग्री। और हम आज से हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आई डोंट नो, आई वांटेड टू स्टार्ट विद अनदर क्लास बट क्योंकि आज मैंने सोचा कि आज कौन से सब्जेक्ट का टर्न है, तो आज लॉ का टर्न था। और कहीं ना कहीं जो बच्चे मुझे जानते हैं, दे एवरीबडी नोज कि मेरे को लॉ से कितना लगाव है। एक स्पेशल सा मेरे मन में रहता है कि अच्छा ये वाला सब ओके ठीक है, पहले ये वाला पढ़ाता है। कहते हैं ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जिन्हें हमें पर्सनली पसंद है। हम उस सेक्टर या उस फील्ड के वो नहीं है कि हमने उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन या ऐसा नहीं, बट हमें वो सब्जेक्ट पसंद होता है। तो बस ऐसे ही लॉ मुझे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है। तो हम इसी से शुरुआत करेंगे। हम लोग बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का है, और हम लोग वहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट यूनिट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में है। और आप में से कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप बिल्कुल भी, आप चाहे आप अगर ऐसा सोच रहे हैं अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पता नहीं है कॉमर्स वाले बच्चों का है, ये साइंस वाले सोच रहे होंगे या आर्ट्स वाले सोचते हैं, बट आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी ये नया टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि 11th 12th जब आप कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, आपको बस इतना सा रहता है कि आपने ये वर्ड सुना हुआ रहता है। और आई नो कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं सुना हो, क्योंकि एक तो हमारी सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों से हम लोग कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। एक इंस्टाग्राम पे भी आता है ना शायद आपका, आप आई डोंट नो आप लोगों के पास में आता है कि नहीं आता है। मेरे पास में एक ऐड आता है जिसको वो चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। तो अगर आप में से कई बच्चों ने वो सुना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोगों के पास में वो चीज़ें आती है। तो अब हम बिना इधर उधर की बातें किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बीआरएफ का जो आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ। आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा आपको गाइडेंस के लिए बता दूं, मैंने एक होता है कि टॉपिक्स वगैरह नोट करे थे। आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत छोटी सी यूनिट है, हम लोग बोलेंगे। और इसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन उसका, उसके बाद मीनिंग, नेचर, एलिमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे क्लासिफाई कर रखा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और फ्री कंसेंट क्या होती है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं हम लोग इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे। तो अभी आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा जो इस पूरे यूनिट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, क्या मीनिंग होता है, क्या नेचर होता है, और क्या चाहिए होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट रहेगी, और आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स रहेंगे इसके अंदर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे
सबसे पहले हम लोगों का इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे कि आप किसी भी चीज़ के बारे में आपने सबसे जो फर्स्ट पेज अगर आपने देखा होगा इस स्लाइड का तो आपने देखा होगा 1872। तो आपके मन में आया होगा कि यार 1872 क्या है। 1872 हमारे जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके भारत के अंदर लागू हुआ था वो ईयर है। तो आपके मन में आया होगा अच्छा 1872 यानी कि हमारे आज़ादी के भी कई साल पहले हमारे पहले से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता आ रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी कि हम लोग अभी भी क्या चीज़ें फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो आपको बस इसके अंदर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ना। आपके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड्स दे रखे हैं कि अच्छा आपके कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताओ क्या है। ये बस मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू देने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये चीज़ें बता देते हैं। तो जो बेसिक बातें आपको ख्याल रखने की होती है वो है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से स्टार्ट हुआ था। ये 1 सितंबर 1872 के अंदर 1872 के अंदर जो हमारी उस समय की जो संसद थी या पार्लियामेंट थी उसके अंदर एक बिल होता है। बिल आज भी हम कोई भी एक्ट होता है तो वो कैसा आता है कि पहले बिल आपके प्रेजेंट होता है। फिर जब सभी एमएलए एमपीज जो हैं वो उस पर अपनी सहमति दर्ज करते हैं तब वो क्या बनता है एक्ट बनता है। पहले के समय भी ऐसा ही होता था। तो जब 1872 के अंदर सारी चीज़ें होने के बाद में आपके पास में जब ये एक्ट बना तो वो एक्ट बनने की जो डेट थी वो थी 1 सितंबर 1872। अब 1872 के बाद में अब आपको क्या है यहाँ पर अब ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है। तो अब आपने सोचा यार कि कहाँ लागू होने का मतलब क्या है। ये तो भारत में सभी जगह लागू होना चाहिए बट नहीं। बहुत सारे जो नियम कानून होते हैं वो पर्टिकुलरली अलग अलग जगहों के लिए बने होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि बहुत से नियम ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर पे नहीं लगते। बहुत से नियम ऐसे हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे नहीं लगते। तो वैसे ही अलग अलग जो एक्ट होते हैं उनका अलग अलग अपना एक दायरा होता है। पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पूरे के पूरे भारत के अंदर लागू होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये किसके ऊपर बेस्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1872 का कोई एक्ट है तो वो किसके ऊपर बेस्ड होगा। इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश लॉ यानी कि जो ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया या ब्रिटेन की एक कंपनी थी उस समय उसने हमारे ऊपर रूल किया तो उस कंपनी में जो रूल्स चलते थे या वहाँ के जो रूल्स चलते थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पर जो ये एप्लीकेबल होता है। और अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। आपके जो सेकंड यूनिट है इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट ये आपके क्या होते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें कि जब दो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम लोग जिनकी बात करेंगे वो क्या होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जनरली जो एप्लीकेबल होते हैं वो। उसके बाद में हम आगे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब डेफिनेशन के अंदर सबसे जो आपको एक बेस्ट चीज और रामबाण मैं बताती हूँ किसी भी एक्ट में अगर आपको किसी भी चीज की डेफिनेशन देनी है तो आपको बस लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2। अब आप सोच रहे हो मैम ऐसे बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्यों। क्योंकि आप किसी भी एक्ट को उठा के देखिए उसकी जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी कहाँ दे रखी होती है सेक्शन 2 के अंदर दे रखी है। वो सब क्लॉज अलग अलग होते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये सेक्शन 2 क्या बोला है ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी नहीं होता। एक्ट क्या होता है ये किताब होती है जिसमें सारी चीजें लिखी होती है। अब उस किताब के अंदर आपकी जो डेफिनेशंस है अब आपको देखना है कि चलो अच्छा मुझे कुछ ढूंढना है। आपके पास में अपने कॉमर्स की बुक ले लें या हिंदी की बुक ले लें। हिंदी की बुक होती थी हम सबने पढ़ी हुई है हिंदी हम सबको पता है। तो जब हिंदी की बुक होती थी तो आपने एक चीज नोट की होगी हमारे हर बुक के पहले एक इंडेक्स बना हुआ होता है कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेके इस पेज तक ये वाला पार्ट यहाँ पे। फिर आप जब देखते हो वो चैप्टर खुलता है उसमें वो क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में होते हैं। तो ये क्या होता है एक सिस्टमेटिक तरीका होता है किसी भी बुक का ताकि हम जो भी रीडर्स हो उनको पढ़ने में इजी हो। तो उसी तरीके से जो एक्ट बनते हैं वो भी एक सिस्टमेटिक बुक में होते हैं तो उनको पढ़ने वाला जो रीडर है उसका उसको इजी रहे उसके लिए वो क्या करते हैं उसको सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं। तो यानी कि उस पूरे एक्ट के अंदर जितने भी नए वर्ड्स अब बहुत सारे बच्चे होंगे यार एग्रीमेंट क्या होता है बेलमेंट क्या होता है ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए उसमें जब भी एक्ट बनता है तो
आपके जो फर्स्ट पेज होता है उस पे वो सारी डेफिनेशंस लिखते हैं, और वो डेफिनेशंस को ढूंढने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है आपका सेक्शन 2 का मतलब ही यही होता है कि उसमें सारी डेफिनेशन। तो अब आप सोच रहे होंगे वन में क्या होता है। वन में वही होता है जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि वो कहाँ एप्लीकेबल होता है, वो कब लागू हुआ। ये तो हो गए 1 और 2। उसके बाद के सेक्शंस आपके बिल्कुल भी कहीं पे भी कुछ भी काम के नहीं। इसलिए किसी भी एक्ट की अगर अपन बात करें तो उसमें जो सेक्शन 1 और 2 आपको पता है कि अच्छा वन में तो ये कि कहाँ अप्लाई होता है, और टू में कहाँ कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो किस में दे रखी है, 2H में। 2H में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि एक ऐसा अनुबंध। एग्रीमेंट हम अनुबंध कहते हैं शायद हिंदी में, मैं माफ कीजिएगा अगर मेरी हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अनुबंध जो कि विधि द्वारा अ, हमारे स्थापित नहीं बोलेंगे हम उसको, विधि द्वारा लागू किया जा सके या फिर ऐसा कुछ। तो अगर अपन बात करें कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम लॉ के द्वारा पूरा करवाया जा सकता है, यानी कि आप कोर्ट में जा सकते हो अगर वो पूरा नहीं होता है। एग्रीमेंट का मतलब, अब आप सोचते होंगे यार एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये चीज होती है आपकी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी कि अब आप बोलेंगे कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपके और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बोले नहीं, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आप में और हमारे में एग्रीमेंट है, लेकिन लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको पूरा बीआरएफ पढ़ाऊंगी 5 दिन के अंदर, ये मैंने आपको बोल दिया। मैंने क्या किया, आपको ऑफर करा कि मैं आपको 5 दिन में पूरा बीआरएफ पढ़ा दूंगी। अब आपने क्या करा, उसको एक्सेप्ट करा, ओके मैम हम 5 दिन में पूरा बीआरएफ पढ़ेंगे। तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया। लेकिन किसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी कारण होता है, बारिश का मौसम में तबीयत खराब हो सकती है, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं आपको क्या करती हूँ, वो 5 दिन के अंदर आपका बीआरएफ नहीं करवा सकती। तो क्या आप कोर्ट में चले जाएंगे? आप, आई एम श्योर कुछ बच्चे तो चले जाएंगे, राइट। आप कोर्ट में चले जाएंगे क्या इस कारण से? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये कहीं पे भी मैंने आपको लिख के नहीं दिया, ना ही आपका इससे कोई नुकसान हुआ या कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि हम लोग लीगली बाइंड नहीं करते। बट अगर मैं यही आपको, ये तो ऑनलाइन टीचिंग है, अगर यही मैं ऑनलाइन टीचिंग यूट्यूब की बजाय आपको किसी अपनी एप्लीकेशन या उस पे दे रही हूँ, यानी कि जहाँ पे मैंने आपसे एक चार्ज लिया है पर्टिकुलर अमाउंट, और मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको आपके जो एक सेमेस्टर है उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा के दूंगी, लेकिन मैं आपको वो सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट कराती हूँ, तो आप क्या करते हैं कि आप कोर्ट में जाके मुझ पे केस कर सकते हैं कि मैम ने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज की है, और उस पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करने के बाद भी मैंने आपको क्या करा है, अपनी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको क्या करना है पढ़ाने का, और आपका क्या है पढ़ने का, वो कंप्लीट नहीं करा है। अब सबसे दुखी करने वाली बात यह है कि बच्चे, हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग की, जब आप कोई भी चीज पे करके सामने वाले से पढ़ने की करते हो तो वो नहीं पढ़ाता है तो आप केस कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हो तो हम केस नहीं कर सकते। बताओ कितनी बुरी चीज है ये। पर ठीक है, चलो हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो यूट्यूब वाली जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एग्रीमेंट है। इसी से आपको थोड़ी थोड़ी और चीजें क्लियर हो रही होगी कि अच्छा कंसिडरेशन भी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट का लेन देन भी होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो, यानी कि उसको पूरा करने के लिए कानून आपको प्रतिबंधित करता है या आपको मजबूर करता, मजबूर तो नहीं बोलेंगे, कानून हमारी सुरक्षा और हमारे जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, बट कानून आपको कंपाइल करता है कि आपको वो काम पूरा करना है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट के। आप देखेंगे बस छोटी सी स्लाइड है ये 2 लाइनों में भी नहीं आएगा, पर जब हमें इसका मीनिंग समझना जाए ना तो बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। तो इसी के साथ ये मतलब ये क्या हो गया, हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। आप में से बोलेंगे मैम और भी होते हैं, और भी होता है, बट आपके बीबीए लेवल पे, अभी जब हम बीबीए की बात कर रहे हैं, आपके बीबीए, एमबीए या आप और भी कोई एक छोटा-मोटा चीज़ अगर कॉलेज लेवल पे बात करें तो आपके 3 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और एनफोर्सेबिलिटी। अब बेस्ड ऑन फॉर्मेशन के टाइप में भी वापस 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारा अगला टॉपिक आएगा एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर मैं आपको उनको डिटेल में पढ़ाऊँ, बट एक बार अभी आपको थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वासी। एक्सप्रेस क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये ईयरफोन है मेरे पास में, मैं आपको ये ईयरबड्स या ईयरफोन है वो आपको 1000 रुपए में बेचूंगी। आपने कहा ओके मैम, ठीक है, हम खरीदेंगे 1000 रुपए में। यहाँ पे कंसिडरेशन हो गया, हमने पूरा रिटर्न वगैरह कर लिया। ये तो हो गया एक्सप्रेस, जब हमने बोल के या बता के कुछ किया। एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि आप अपने कॉलेजेस के अंदर गए, आपने फीस पे की कि ये लीजिए फीस, हमें एडमिशन चाहिए, वो आपको एडमिशन देंगे। और अब वो पढ़ाना, अब कहीं पे भी आपके जो कॉलेज है उसके एडमिशन फॉर्म के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि आप हमको पढ़ाएंगे और आपने कहा हम पढ़ेंगे, नहीं लिखा है ना। बट क्योंकि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या है, इम्प्लाइड, यानी समझ से हमें पता है कि वो वहां पे किस लिए आप जा रहे हो, कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। आप जिम में मेंबरशिप लेते हो, आप जिम में पैसे दे के आते हो, आई नो हम जोश जोश में देखे आते हैं और हमसे कभी भी नहीं जाया जाता, बट फिर भी हम क्या करते हैं, जिम में मेंबरशिप लेते हैं और वहां जाकर हम क्या करते हैं कि हम जिम करने आएंगे। अब वहां पर ऐसा तो है नहीं कि आप जाके मतलब बुक खोल के नहीं नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता ना। वहां पे आपका इम्प्लाइड यानी कि जो इन्वायरमेंट है और जो सर्कमस्टांसेस है, वो सारी चीजें आपको जो बताती है कि ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको जिम में जाके जिम ही करना है, बट नहीं, वहां पे जो इक्विपमेंट्स हैं और सारी चीजें वो आपको क्या करती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या आपको एक्सरसाइज या आपके जिम के लिए होती है। क्वासी का मतलब क्या होता है, कुछ बातें बोलकर और कुछ समझ से। कुछ बातें बोल के, अब हम वापस वही कि कॉलेज वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है, ये पहननी, तो आपको कुछ बातें तो बोल दी गई कि अच्छा ये सारी चीजें हैं, आपको अटेंडेंस 75% रखनी है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। और उसके बाद में अब आपको लगता है अच्छा ये सारी चीजें बोली, अब 75% अटेंडेंस है तो आप जैसे 100 दिन कॉलेज चला, उसमें से 75 डेज आप कॉलेज गए, तो कॉलेज जाके कर क्या रहे हो, पढ़ ही रहे हो ना। तो पढ़ाएंगे वो कहीं नहीं लिखा है, आपको बस बोला है 75 डेज आना है। तो ये क्या हो गया, क्वासी, जहाँ पे कुछ चीजें आप समझ रहे हैं और कुछ चीजें एक्सप्रेस है। उसके बाद में हमारा सेकंड टाइप आता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, मतलब मैंने आपको बोला था मैं आपको बीबीए का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका बीआरएफ का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराऊंगी 5 दिन के अंदर, मैंने करा दिया, वो हो गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटरी क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मैंने आपको बोला कि मैं पढ़ाऊंगी और अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अपना सेकेंड फर्स्ट यूनिट चल रहा है। उसके बाद में इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो इन्फोर्सेबल जैसे ही वर्ड आ गया कि लागू करना है यानी कि कानून के द्वारा, तो उसमें आपका सबसे पहले आ गया वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनइन्फोर्सेबल। तो वैलिड तो क्या होता है, जिसमें सारी चीजें सही है। वॉइड, जो शुरू से ही गलत है। मतलब शुरू से कैसे गलत है, कि मैं आप लोगों को बोलूं कि है ना, मैं आपको, आप मेरे से यूट्यूब पे ये अपना पढ़िए, इसके बदले में मैं आपके कॉलेज में मैं आपको 100% मार्क्स दिलाऊंगी। ये सही है क्या? नहीं ना। मुझे नहीं पता कि आप कौन से कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉइड, यानी कि जो चीज स्टार्टिंग से ही गलत है कि मैं आपको करवा नहीं सकती हूँ। वॉइडेबल क्या हो गया कि अभी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब हम क्या कर रहे थे कि हाँ ये सही था, यानी कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी और सपोज करें कि मेरे कुछ बच्चे हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप सभी मेरे बच्चे हैं, बट जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, मैं उनको वो जाके बोलती हूँ कि आप मुझसे यूट्यूब पे भी पढ़िए, इसके बदले में मैं आपको इंटरनल में फुल मार्क्स दूंगी, तब ये सही था। ऑल्दो एथिकली हम देखें तो ये गलत है, बट एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो तब ये सही था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया सारी चीजें, और जब इंटरनल वगैरह की बात आई तब मैंने कॉलेज छोड़ दिया। अब मैंने कॉलेज छोड़ दिया और अब क्या हो सकता है, क्या मैं उनको फुल मार्क्स दे सकते हूँ इंटरनल में? नहीं, मैं वहां पे उनको फुल मार्क्स नहीं दे सकती हूँ, यानी कि अब वो वर्डेबल हो गया। यानी कि किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट में वो सही था,
लेकिन आगे जाके वो क्या हो गया कि वो गलत हो गया, मतलब वो कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई है जिसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। इलीगल इलीगल कोई बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें ड्रग्स सप्लाई करूंगी, मैं तुम्हें गन्स आर्म्स सप्लाई करूंगी या ये ऐसी चीजें। अनइन्फोर्सेबल, अनइन्फोर्सेबल कैसी होती है कि कोई कंडीशन ही ऐसी आ जाए, जैसे हमने सपोज करें कि किसी पर्टिकुलर एक कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगी, पर्टिकुलर एक कंट्री है, हमारे वहाँ वहाँ से हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है। अब उन सारी चीजों में हमने क्या हुआ कि देखा कि कुछ किसी कारण से हमारे बीच में वॉर हो गया। अब वॉर की वजह से वो हमारी कंट्री है, उनकी कंट्री है, उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। तो एक समय में सब कुछ सही था, लेकिन अब हमारे बीच में जो दोनों कंट्रीज के बीच में है, हमने उस पर्टिकुलर जो हमारे सामान थे उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी। तो अब उस रोक की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजें मंगवा नहीं सकते, यानी कि कानूनी रूप से अगर अब हम चीजें मंगाते हैं तो वो क्या हो गया, इलीगल वाली कैटेगरी में आएगी। यानी कि हम लोग अगर बोले कि मेरे वहां पे सप्लायर से मेरे पास में डील थी कि मेरे को 100 साइकिल्स मंगानी थी, मैंने पेमेंट वगैरह सब चीजें कर दी, लेकिन अब वो सप्लाई करता है। अब साइकिल तो कोई इलीगल चीज नहीं है, बट अगर वो सप्लाई कर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी कंट्री ने बैन लगा रखा और हमारी कंट्री ने भी बैन लगा रखा। तो अब जो मेरे यहाँ पे वापस सप्लायर्स हैं, मैं उनको क्या बोलूंगी, क्योंकि इन इन कारणों की वजह से हम क्या कर सकते हैं, आपको अभी डिलीवरी नहीं दे सकते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब बैन हटेगा तब हम आपको सप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें होगी कि एक समय पे वो सब कुछ सही था, लीगल भी था, वैलिड भी था, लेकिन अब किसी कारणों की वजह से हम उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैंने काफी डिटेल बता दी यहीं पे। फिर मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पे लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आती है, यानी कानूनी रूप से आपको प्रतिबंधित किया जाता है कि आपको ये पूरा करना है। लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या हो रहा है कि मैंने आपको बोला है कि ये 1000 रुपए में मैं आपको बेच रही हूँ, आपने कहा मैं ठीक है मैं खरीद रहा हूँ 1000 रुपए में। तो ये क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, यानी कि सामने वाले की सहमति भी जरूरी होती है। जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि बायर बाइंग ए बुक्स, बायर पेज एंड सेलर डिलीवर्स, यानी कि आप कोई बुक लेने जा रहे हैं, कोई भी बायर है वो खरीदता है और सेलर बेचता है। ठीक है, आप वापस से ध्यान दीजिएगा कि एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो 2E के अंदर आ रही है आपकी। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो आप डेफिनेशन, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो वो आपके क्या होता है कि जब आप ऐसे लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ये क्या होता है, जब एग्जामिनर इस चीज को पढ़ता है तो उसको लगता है अच्छा इस बच्चे में नॉलेज तो है, कि अच्छा इसको सेक्शंस भी याद है, जबकि बीबीए लेवल पे सेक्शंस वगैरह कोई नहीं पढ़ा था आपको। बट अगर आप ये चीजें एक्स्ट्रा चीजें कुछ डालते हैं आपके नोट्स के अंदर, आपके जो आंसर्स हैं, तो ये चीजें आपको क्या बनाती है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है आपको बाकी लोगों से। उसके बाद में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है, हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, ये हम सब मानते हैं। कोई गुस्सैल होता है, कोई शांत स्वभाव होता है, कोई थोड़ा शाई होता है, कोई थोड़ा एक्सप्रेसिव होता है। वैसे ही हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसका भी, कॉन्ट्रैक्ट का भी अपना नेचर होगा, हर चीज का अपना अपना नेचर होता है। तो सबसे पहले वॉलंटरी, वॉलंटरी यानी कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा से किया गया हो, मतलब आपको किसी ने फोर्स नहीं किया हो, कि गन पॉइंट पे बिठा के नहीं बोला कि नहीं नहीं मैम का चैनल पढ़ना ही पड़ेगा तुमको, इसी से गन पॉइंट पे करा रहे हैं क्या, नहीं ना। फिर उसके बाद में आपके बीच में होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप कैसे, कि इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने बोला कि ठीक है मैम आप हमको इंटर्नशिप में सॉरी इंटरनल मार्क्स में आप हमको फुल नंबर देना, हम आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे, तो ये वॉलंटरी है, उन्होंने भी सहमति करी, मैंने भी सहमति करी, तो ये लीगल है क्या, सही है, नहीं है ना। तो ये सही चीजें, लीगल रिलेशनशिप होना भी जरूरी होना चाहिए। फिर बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या चीज होती है कि जब आप अपने किसी भी दबाव से या किसी भी तरीके के
बहकावे या नशे या किसी भी ऐसी चीज के प्रभाव में आए बिना आप अपनी सहमति देते हो। फ्री, फ्री का मतलब आपने बिल्कुल एकदम नहीं कहते ये तो कि फ्री आदमी है, अरे फ्री कैसे कि इसके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आपके पास में कंसेंट का मतलब सहमति। तो आप किसी भी चीज के दबाव में या किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस हुए बगैर जब आप अपनी कंसेंट देते हो तो वो क्या कहलाती है, फ्री कंसेंट। सपोज करें कि मैंने बोला, वही वापस अपन चैनल वाला बोलते हैं, मैंने कहा कि अगर आप लोग मेरा ये यूट्यूब चैनल देखोगे तो मैं आपको इंटरनल्स में फुल मार्क्स दिलाऊंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं मार्क्स के लिए टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसमें जो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मार्क्स के दबाव यानी कि आपके नंबर्स के दबाव के कारण आपको क्या कर रही हूँ, इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, आपको एग्जाम में फेल करने का डर या वो सारी चीजें। तो इसी वजह से आप क्या कर रहे हैं, फ्री कंसेंट नहीं दे पा रहे, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में होता है, टू और मोर पार्टीज, यानी कि अकेला इंसान तो कॉन्ट्रैक्ट करने से रहा, कम से कम दो जने और ज्यादा से ज्यादा कितने भी लोग हो सकते हैं। और उसके बाद में क्रिएट ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है, चीजें परफॉर्मेंस लिखी होती है या फिर कोई भी चीज ऐसा बोला होता है कि अच्छा आपको आज 2 घंटे बैठ के पढ़ना है, उसके बदले पढ़ाना है। चलो अपन पढ़ना तो पढ़ने पे तो आपको पैसे दे तो भी नहीं पढ़ो आप, ठीक है। तो आपको 2 घंटे आपको पढ़ाना है तो आपको हम लोग 500 रुपए देंगे 1 घंटे का, यानी कि 1000 रुपए आपको 2 घंटे पढ़ाने के मिलेंगे। तो अब वो जो 2 घंटे आपको पढ़ाने के लिए, तो ये क्या है, मेरी ड्यूटी है कि आपको पढ़ाऊं, और मेरे में क्या हो रहा है, लीगली मेरे को फोर्स, लीगल जो लॉ है मुझे फोर्स करता है कि मुझे 2 घंटे बैठ के पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब हम इसको एग्रीमेंट भी कह सकते हैं कि सामने वाली पार्टी को क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट में होनी चाहिए उसको। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑफर होना चाहिए। मैंने बोला आपको कि मैं ये ईयरफोन आपको बेचूंगी, ये क्या है, ऑफर। और आपने एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस। उसके बाद में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन, कोई भी ऐसा काम जो लॉफुली करेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन। अब मैंने आपको बोला कि मैं ये ईयरफोन आपको 1 लाख रुपए का बेचूं, ये लॉफुल है क्या, मतलब अब आप सोच रहे होंगे यार 1 लाख रुपए का ईयरफोन कौन सा आता है, सोने चांदी का है नहीं, सिंपल सा अपने पास में ईयरफोन है। तो अब क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं आपको चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, नहीं, ये लॉफुल कंसिडरेशन है। सबसे पहले तो ये लीगली नहीं है कि आप चांद सितारे तोड़ के ला सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी आपको बोले कि मैं तेरे लिए ये ला दूंगा वो ला दूंगा, कभी भी उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन या फिर सारी चीजें, अब मैं क्या ही बोलूँ, आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, वो क्या होना चाहिए, लॉफुली होना चाहिए। लॉफुली कैसे, कि जैसे मैंने आपको बोला पढ़ाने का, आपने बोला पढ़ने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कहा कि हाँ ठीक है तुम थोड़ी देर पढ़ लो, फिर अपन और कुछ चीजें सप्लाई करेंगे। या कॉलेज लाइफ में होता है बहुत सारी चीजें कि अपन इलीगल सब्सटेंसेस होते हैं बहुत सारे, जो क्या कर रहे हैं आपको सप्लाई किए जाएंगे, या फिर वो सारी चीजें, तो ये क्या लॉफुल है, नहीं, ये लॉफुल नहीं है। कंपिटेंट पार्टीज, कंपिटेंट पार्टीज के बारे में भी हमारा फ्री कैपेसिटी वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल में। कंपिटेंट पार्टीज क्या होती है कि दोनों पार्टीज अपनी उस कंडीशन में होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अब कंडीशन कैसे, कि बहुत अलग अलग कंडीशन होती है कैपेसिटी ऑफ पार्टी, इसमें अपन जब पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक उसमें मैं बताऊंगी कि आपकी लीगल एज कितनी होती है ना, अपन बोलते हैं कि वोट वोट करना चाहिए, वोट करने की हमारी लीगल एज कितनी है, 18। शादी करने की लीगल एज कितनी है, 21। तो ऐसे क्या है, अलग अलग चीजों के लिए हमारे पास में अलग अलग चीजें, एज और सारी चीजें हमारे बना रखी है। तो वैसे ही कॉम्पिटेंट होना चाहिए सामने वाला जो पर्सन है, वो अगर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो सक्षम, हिंदी जो पर्टिकुलर एकदम परफेक्ट वर्ड आ रहा है वो होगा सक्षम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद में हमारे पास में क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए,
उसके अलावा फिर नॉट वॉइड। नॉट वॉइड का मतलब क्या हो रहा है कि वो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने नहीं बोला आपको चांद सितारे वाली बात कि हमें पता है कि ये कंप्लीट ये हो ही नहीं सकता, बट फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो ये क्या हो गया हमारा लॉफुल वॉइड हो गया। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना। मैंने कहा कि आपको मैं बीआरएफ पढ़ा दूंगी, अब पढ़ा दूंगी कैसे पढ़ा दूंगी, 1 साल 2 साल 10 साल, कितना टाइम? 10 साल में पढ़ा रही हूँ, क्या वो एक सर्टेनिटी है? नहीं। मैं आपको बोलती हूँ मैं आपको 6 महीने के अंदर बीआरएफ पढ़ाऊंगी, तो वो क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हो रही है, आपके जितने भी आप लिखित में और ये सारी चीजें अपन करते हैं, वो सारी चीजें आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स। आपको बताने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग, रेंटल एग्रीमेंट्स, उबर की बुकिंग कर रहे हैं, इन सारी चीजों में आपके क्या हो रहा है, ऑफर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है और लीगल ऑब्लिगेशंस आ रही है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? एग्रीमेंट हमेशा इन्फोर्सेबल नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इन्फोर्सेबल होता है। एग्रीमेंट हमारे बीच में जो अभी हम यूट्यूब वाला टीचिंग है, वो क्या है? एग्रीमेंट है, बट क्या ये इन्फोर्सेबल है? नहीं है। लेकिन अगर यही मैं आपको रिटर्न में होम ट्यूटर या आपके कॉलेज के अंदर आके पढ़ाती हूँ, तो ये क्या है? इन्फोर्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या हो रहा है, ये लीगली इन्फोर्सेबल है। मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मे और मे नॉट क्रिएट। अब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे आप कहीं पे भी रिटर्न में नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं वो लीगल ऑब्लिगेशन है। वो भी क्या है? एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, बट लीगल ऑब्लिगेशन। बट कई बार अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें क्या है? लीगल ऑब्लिगेशंस है? नहीं है। एग्रीमेंट क्या है? एक बड़ा टर्म है, एग्रीमेंट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर की अच्छा ये साइन करो वो। एग्रीमेंट के अंदर आपने इम्प्लाइड, एक्सप्रेस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं। जब हम अगर आपके आगे टॉपिक में आएगा तो हम लोग इसको डेफिनेटली पढ़ेंगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आ रहा है आपके, एग्रीमेंट नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में। तो एग्रीमेंट क्या है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट उसका एक सब पार्ट है। ठीक है? ठीक है, तो अब आपका जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपको कमेंट में बताना है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। ये मैं आपका होमवर्क क्वेश्चन, अगर आप कमेंट में नहीं भी करते हैं तो भी आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और आपको ये क्वेश्चंस रेडी करने हैं। जब आप ये क्वेश्चंस रेडी करते हैं तो आपके पास में जब एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर आपके एग्जाम्स होंगे, तो आपके पास में एक क्वेश्चन बुक तैयार होगी, और वो जो क्वेश्चन बुक्स होगी उसके आंसर्स होंगे। हम लोग ये पूरा यूनिट कंप्लीट होने के बाद में एक पूरा एक क्वेश्चंस की मैं अलग से कोशिश करूंगी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक पीपीटी बना के रखूंगी या फिर ऐसा कुछ, जिससे आपको क्या हो सके, क्वेश्चंस मिल सके और उनके आंसर जो आपको हेल्प करे एग्जाम के अंदर। तो ये आपको लास्ट टाइम पे हेल्प करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे फाइंड वन एग्जाम्पल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर रियल लाइफ, और व्हाई इट इज वैलिड यूजिंग एटलीस्ट 5 एसेंशियल्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब आप कोई भी 5 एसेंशियल एलिमेंट्स क्यों यूज करने चाहिए। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस रखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब टू अवर मैनेजमेंट 360 चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।